patiently. बैठिए एक बार. Can you take your seat and listen to the chair? That is, I think, the minimum you should do. जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं. 1000 स्क्वायर किलोमीटर डेप्सांग और डेमचाक में पीएलए चीन की फौज बैठी हुई है. They do not deserve to have the word pitai. The word pitai should not be used for our jawans. Our Prime Minister did the talking. In that short clip, I did not see President Xi say anything. बाहर तो शेर के जैसा बात करते हैं, लेकिन उनका जो चलना है वो सिर्फ आप देखेंगे तो चूहे के जैसा है. मैंने बिना बात की बेबुनियाद पीछे उठाते, बेबुनियाद सदन की गरिमा को गिराते. नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर. राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर क्या राजनीति की लक्ष्मण रेखा नहीं होनी चाहिए? तवांग में भारत चीन क्लैश को लेकर संसद का हंगामा खत्म ही नहीं हो रहा. आज फिर इस मुद्दे को लेकर संसद में चर्चा की मांग हुई. मांग ठुकराए जाने को लेकर राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया. वैसे चर्चा रखे जाने के बिना ही संसद के भीतर और संसद के बाहर विपक्ष सरकार पर चीन के सामने सरेंडर करने का आरोप लगा रहा है, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले ही तवांग पर फैक्चुअल पोजीशन देश की संसद को बता चुके हैं. सवाल पब्लिक का है कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर संसद को अखाड़ा क्यों बनाया जा रहा है? जवानों को पिटने जैसे बेसिर पैर वाले बयान देने वाले विपक्ष के नेता क्या गैर जिम्मेदार राजनीति कर रहे हैं? चीन पर सरकार क्यों मौन है? ये पूछ रहा है कौन? यही है आज सवाल पब्लिक का. राज्यसभा में आज कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, लेफ्ट, डीएमके, शिवसेना, आरजेडी, आरएलडी के सांसदों ने कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया. विपक्षी सांसदों ने चीन पर चर्चा की मांग भी की. मांग नहीं मानी गई तो वॉकआउट कर दिया. वैसे तो मौजूदा संसद सत्र में 16 दिसंबर तक लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 101% और राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी 95% है. लेकिन क्या चीन पर चर्चा के नाम पर संसद का समय बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है? ये सवाल बहुत लाजमी है. राष्ट्रीय सुरक्षा कभी भी कोरी राजनीति का विषय नहीं हो सकती है और नहीं होनी भी चाहिए. लेकिन संसद में चर्चा की मांग के नाम पर विपक्ष क्या दलीलें पेश करने वाला है, इसका ट्रेलर विपक्षी नेताओं के बयानों में पहले ही मिल गया है. सुनिए संसद के भीतर और संसद के बाहर किस किस तरह के आरोप विपक्ष के नेताओं ने लगाए हैं. I was very happy to see the Honorable Prime Minister meet the President of China in Bali, and I saw a video. They're shaking hands. Our Prime Minister did the talking. In that short clip, I did not see President Xi say anything. I just want to know if, without getting into the details, was the border situation discussed? Just yes or no. Don't tell me what you discussed. Just tell me yes or no. Was the border discussion? मोदी जी और चाइना के प्राइम मिनिस्टर मिले, झूले में बैठ के खेले, सब कुछ हुआ. लेकिन ये क्यों हो रहा फिर रोज? गलवान में हुआ, डोकलाम में हुआ, आज फिर ताइवान में हो रहा. बाहर तो शेर के जैसा बात करते हैं, लेकिन उनका जो चलना है वो सिर्फ आप देखेंगे तो चूहे के जैसा है. इस मसले में मोदी सरकार ट्रांसपेरेंट नहीं है, नंबर 1. दूसरा, वो आधी सच बोलते हैं, आधा झूठ बोलते हैं, मिसलीडिंग फैक्ट्स कहते हैं, और अंग्रेजी में जो कहते हैं ना कि अम्यूजिंग डिस्ट्रैक्शंस. तो हमारी फौज स्ट्रांग है, बहादुर है, मगर हमारी सरकार बड़ी कमजोर है.
चीन के मामले में 1000 स्क्वायर किलोमीटर डेप्सांग और डेमचौक में पीएलए चीन की फौज बैठी हुई है। आपने इन विपक्षी नेताओं के बयानों को सुना। अभी चिदम्बरम साहब पूछ रहे थे कि G20 में जिनपिंग से क्या बातचीत हुई। कमाल है भाई, देश का एक पूर्व सीनियर मिनिस्टर जो वित्त मंत्रालय संभाल चुका है, गृह मंत्री रह चुका है, वो कूटनीति के मसलों को इतने हल्के अंदाज में लेगा? कभी सोचा था आपने? राज्यसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को यही दिक्कत है कि मोदी ने जिनपिंग को झूला क्यों झुलाया था। अगर यही मोदी की कूटनीतिक विफलता है तो शुरुआत नेहरू जी से क्यों ना करें, क्योंकि नेहरू की भी चीन के चेयरमैन माओ के साथ दोस्ती की तस्वीरें मौजूद हैं और इस वक्त मेरे हाथ में भी हैं। उधर अपनी पार्टी के इकलौते लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी जी तो ये कह गए कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर चीन ने कब्जा भी कर लिया। क्या उन्होंने जो कहा उसका कोई फैक्चुअल बेसिस है? सवाल है कि क्या इन्हीं तर्कों के आधार पर विपक्ष संसद में चीन पर चर्चा चाहता है? विपक्ष के पास चीन को लेकर कैसी दलीलें और कैसे प्रमाण हैं, इसकी बानगी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान में मिली थी। उन्होंने पिछले हफ्ते कह दिया था कि भारत के जवान अरुणाचल में पिटे हैं। भाई, विपक्ष का इतना बड़ा नेता और ऐसी बात अपने ही जवानों के लिए, अपने ही आर्मी के लिए। सुनिए चीन को लेकर विपक्ष की हाय तौबा पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या जवाब दिया आज संसद में। I think we should not directly or indirectly criticize our jawans. When our jawans, sir, are standing, sir, our jawans are standing, sir, in Yangtze, in Yangtze at 13,000 feet. At 13,000 feet, they are standing there defending our borders. They do not deserve to have the word pitai. The word pitai should not be used for our jawans, sir. Sir, our jawans are standing their ground, so they should be respected, they should be honored, they should be appreciated. चीन पर चर्चा के नाम पर संसद से विपक्ष का वॉकआउट हो रहा था। उधर सरकार के खिलाफ विपक्ष के सबसे बड़े अभियान यानी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में छुट्टी का कैलेंडर भी सामने आ गया है। 25 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक भारत जोड़ो यात्रा छुट्टी पर रहेगा। अब इसे क्रिसमस, न्यू ईयर हॉलिडे कह लीजिए, या जो ऑफिशियल स्टैंड है कि मरम्मत है कंटेनर्स की जिसमें सारे भारत जोड़ो यात्री रहने वाले हैं। मैं यहां किसी की छुट्टी पर सवाल नहीं उठा रही, बिल्कुल नहीं। किसी राजनीतिक आंदोलन की रणनीति पर भी सवाल नहीं उठा रही, लेकिन बस पूछना चाहती हूं कि क्या संसद से सड़क तक विपक्ष टाइम पास राजनीति में ज्यादा यकीन कर रहा है? क्या देश में सार्थक राजनीति का यही मतलब रह गया है? यही है आज सवाल पब्लिक का, और पब्लिक पूछ रही है सवाल। सवाल नंबर 1, चीन के नाम पर संसद को अखाड़ा बनाकर विपक्ष क्या हासिल करना चाहता है? सवाल नंबर 2, क्या राष्ट्रीय सुरक्षा पर सरकार बनाम विपक्ष की राजनीति से देश कमजोर नहीं होगा? सवाल नंबर 3, क्या संसद का समय बर्बाद करना विपक्ष के एजेंडे में शामिल हो गया है? आज इन सवालों का जवाब लेते हैं और हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, सांसद बीजेपी के और सीनियर प्रवक्ता भी हैं, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर भी हैं, अजीज खान साहब प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, रिजू दत्ता है प्रवक्ता तृणमूल कांग्रेस के, और सुशांत सरीन जी सामरिक मामलों के विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और आज सबसे पहला सवाल मैं पूछना चाहती हूं तहसीन पूनावाला जी आपसे। अब जवानों की तो पिटाई राहुल गांधी कह ही चुके हैं कि हो चुकी है, अब और कितनी तौहीन संसद के लेवल पर आप करना चाहते हैं देश की, देश के जवानों की, देश के वीरों की, और कूटनीति पे कितने रहस्य आप चाहते हैं कि सारी दुनिया को टेलीकास्ट किए जाएं, जब ये डिबेट आप चाह रहे हैं? क्योंकि आपने तो तय कर लिया है कि आपको 6-8 साल पुराने वाली झूलों पर सवाल पूछना है, जवानों की पिटाई की बात करनी है। मैं बहुत संजीदा तरीके से तहसीन पूनावाला जी आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या ये रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी का संसद में?
क्योंकि आपने मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा, मैं बहुत संजीदा तरीके से इसका उत्तर देना चाहता हूँ। जब मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को युद्ध के बीच में 1962 के युद्ध के बीच में पार्लियामेंट में रुककर कहा इस पर डिबेट होनी चाहिए, और LM सिंघवी जी ने नेहरू जी को कहा इस पर सीक्रेट सेशन हो, नेहरू जी ने मना किया और अटल बिहारी वाजपेयी ने तरह तरह के सवाल पूछे, युद्ध चालू था, उनको तो देशद्रोही नहीं कहा गया। जब माननीय प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी और हमारी एनएसजी के फोर्सेस लड़ रहे थे 26/11 की घटना में, ताज के बाद नरेंद्र मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार पे सवाल पूछे, युद्ध चालू था, वॉर चालू था, उनको तो किसी ने देशद्रोही नहीं कहा। कूटनीति क्या संसद में बहस का, जिरह का सब्जेक्ट हो सकती है? और बावजूद इसके कि कांग्रेस की खुद की सरकार थी, तो लोकतांत्रिक देश तो हम 2008 में भी थे। तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने क्यों कहा था जब 26/11 पर डिबेट और चर्चा मांगी गई थी कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, ये इस तरह संसद में नहीं डिस्कस किया जा सकता? शायद तहसीन क्या इस पहलू को भूल रहे हैं? सुधांशु जी। देखिए, तहसीन जी ने जो अभी जो विषय बोला, मैं उनके सामने तथ्य रख देना चाहता हूं। ये इको हो रहा है, इसको ठीक करवा दीजिएगा। 1962 का युद्ध तहसीन जी अक्टूबर में हुआ है। अक्टूबर में कौन सा सेशन चलता है? मानसून सत्र समाप्त हो जाता है, जुलाई में चलता, अगस्त में। विंटर सेशन शुरू होता है नवंबर के मिड में या दिसंबर के शुरू में। अक्टूबर में तो कोई सेशन ही नहीं होता है, त्योहार का समय होता था उस जमाने में। तो सेशन के दौरान कहा ना, मैं आपको बता रहा हूं किस रेफरेंस में कहा, वास्तविकता यह थी, डेट के साथ बता रहा हूं। अप्रैल 1957 में चाइना ने यह घोषणा की कि उसने तावांग से लेकर लद्दाख तक सड़क बना ली है। अक्टूबर 1957 में नेहरू जी ने उस समय के फॉरेन सेक्रेटरी से कहा, क्योंकि तब यह इलाका डिफेंस के अधीन नहीं था, फॉरेन के अधीन था, तो फॉरेन सेक्रेटरी से कहा कि इसका कंफर्मेशन करिए। फरवरी 1958 में उन्होंने कंफर्मेशन किया कि हां, चीन ने 1200 किलोमीटर सड़क बना ली है। तो फिर नेहरू जी ने उनको 2 दिन बाद लिख के भेजा कि इसको इनफॉर्मल चैनल्स के थ्रू डील किया जाए। चलो, वहां तक ठीक था। फिर मार्च 59 में इन्होंने दलाई लामा जी को शरण दे दी। अब सुनिए आगे की बात जिस पर सवाल पूछा गया था। अप्रैल 1960 में माओ का जबरदस्त स्वागत हुआ भारत में, 5 दिन रहे। अरे भाई, जब आपका फॉरेन सेक्रेटरी प्रूफ कर चुका है कि वो हमारे अंदर आ गया, फिर इतना ही नहीं, दिसंबर 1960 में संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन को स्थायी सदस्यता देने के लिए नेहरू जी ने वकालत की। 71 में हमारे सैनिकों ने पीट के बांग्लादेश बना दिया था, 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे, पीओके तो छोड़िए, 1 इंच इधर नहीं ले पाए। यह स्थिति होती रही। इसलिए जो सदैव कूटनीति की टेबल के ऊपर पिटते रहे, मतलब जिसे एक लाइन में कहूं कि नेहरू जी की डेथ माना जाता है चीन के सदमे में हुई थी, तो यह कांग्रेस के रिजीम की लिखी हुई कविता की लाइन है कि चीन छीन देश का गुलाब ले गया, यह नेहरू जी के लिए था। ताशकंद में वतन का लाल सो गया, और ये सुलह की शक्ल को संवारते रहे, जीतने के बाद बाजी हारते रहे। यह हकीकत थी। इसलिए मेरे विचार से राहुल गांधी जी को अपने कांग्रेस के खुद इतिहास समझना चाहिए। और आज न भारत के बयान पे यकीन, न चीन के बयान पे यकीन, तो तुम्हें बयान की सूचना आ कहां से रही है, ये समझ से परे। रिजू दत्ता जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, कोई कह रहा है 1000 किलोमीटर जमीन ले ली गई है, कोई कह रहा है कि हमारे जवानों की पिटाई हो गई है, और फिर विपक्ष चाह रहा है कि ये पूरा संसद में इसका डिस्कशन हो। रिजू दत्ता जी, मैं जानती हूं लोकतंत्र का मायने क्या होता है, और लोकतंत्र में हर किसी को चीजें जानने का हक जरूर है, और आपको भी जरूर है, लेकिन कौन से मुद्दे कहां किस तरीके से उठाए जाने चाहिए, इस पर कोई ना कोई लक्ष्मण रेखा तो होनी चाहिए ना। मैं पूछ रही हूं कि जो जवानों की पिटाई जैसा शब्द इस्तेमाल करते हैं, क्या उनके साथ आप कूटनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा की बातें इस तरह से टेलीविजन पर डिस्कस कर सकते हैं? नाविका जी, मैं पहले अपना पार्टी का स्टैंड क्लियर कर देता हूं बिल्कुल, उसके बाद मेरे कुछ तथ्य हैं जिस पे मेरे कुछ सवाल है हमारे माननीय बीजेपी के सांसद जो काफी विद्वान व्यक्ति हैं उनसे। पहले तो देखिए, हमारा पार्टी का स्टैंड ये है कि हमारे जो आर्मी के वीर जवान हैं उनकी वजह से हमारी मातृभूमि सुरक्षित है, और उन पे किसी भी तरह की कोई भी टिप्पणी करना बेहद बेहद गंदा मजाक है, और ये करना नहीं चाहिए किसी भी पार्टी को, पहली बात। दूसरी बात, हम
देश की सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में तृणमूल कांग्रेस केंद्रीय सरकार के साथ खड़ी है, क्योंकि हम मानते हैं कि केंद्रीय सरकार हर चीज कर रही है देश को सुरक्षित रखने के लिए, और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में केंद्रीय सरकार के साथ कोई भी लड़ाई में तृणमूल कांग्रेस नहीं जाएगी, बल्कि उनके साथ खड़ी है। ये हमारा पार्टी का स्टैंड हो गया। पर कुछ तथ्य और कुछ सवाल है मेरे माननीय विद्वान सांसद से। यह घटना घटी थी 9 दिसंबर को, 12 दिसंबर को मीडिया में लीक हुआ, 13 दिसंबर को रक्षा मंत्री सांसद में आके अपना स्टेटमेंट दे दिए। आप लोग 4 दिन तक क्यों चुप्पी था, और क्यों रक्षा मंत्री सांसद में बोल रहे थे? 4 दिन छुट्टी था इसलिए नहीं बोल पाए। यह जवाब तो आपको देना पड़ेगा। और सुधांशु जी को मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि तू इधर उधर की बात ना कर, मुझे यह बता काफिला कैसे लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, मगर तेरी रहबरी का सवाल है, तेरी रहबरी का सवाल। क्वेश्चंस बहुत शार्प हैं, बड़े सटीक सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन एक तरफ कहते हैं किसी को बुरी बात नहीं कहनी चाहिए हमारे जवानों के बारे में, और दूसरी तरफ कहते हैं हम विपक्ष के साथ हैं और विपक्ष एकजुट है। तो इसका आप क्या जवाब दें? देखिए, रिजू दत्ता जी ने कहा तो मैं उसी का पहले अंतिम वाक्य का पहले जवाब देता हूं। उसका जवाब जानते किसमें? 2013 में रक्षा मंत्री के एंटोनी जी ने कहा कि स्थापित नीति रही लंबे समय तक भारत सरकार की कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, रास्ते नहीं बनने चाहिए। रिजू दत्ता जी, काफिला इसलिए लुटा कि डगर तो बना ही नहीं थी, तो काफिलों को जंगलों से जाके उबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरना पड़ता था, इसलिए ऐसा लुटा कि 32,000 किलोमीटर उस 62 पे चला गया। और उसके बाद भी जब तब हम पीछे हटते चले गए, तो काफिला लुटने के लिए पहले आपने राह बनाई भी थी जाने की नहीं, यह तय कर लीजिए। और यह आपके रक्षा मंत्री ने उस जमाने में कहा था, जिस सरकार में आप भी शामिल थे। अजीज खान साहब, सवाल पब्लिक का शो है, तो पब्लिक सवाल पूछ रही है, और पब्लिक का एक ही सवाल है जो बलिया यूपी से संदीप सिंह पूछ रहे हैं, और वो कह रहे हैं मेरा सवाल कांग्रेस और खास करके विपक्ष से है कि राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर जब आपको सेना और देश के साथ खड़ा होना चाहिए, ऐसे वक्त में आपने संसद को अखाड़ा बनाने को क्यों तुले हुए हैं आप? इसका क्या जवाब देंगे अजीज खान साहब? देखिए नाविका जी, नहीं, बहुत शानदार सवाल है। देखिए, अभी जो रिजू दत्ता ने जो सवाल किया था, कहा था रहबरी का सवाल, ये वाकई में रहबरी का सवाल है। देखिए, सेना पर कोई सवाल नहीं है। सेना पे इसलिए सवाल नहीं है कि इसी सेना ने एक पाकिस्तान से 2 पाकिस्तान किया। इसी सेना ने सिक्किम, गोवा और पांडिचेरी राज को स्थापित करके इस मुल्क में मिलाया। सब क्या नहीं किया सेना ने? सेना पर सवाल कौन खड़ा कर सकता है? हमें सेना पे गर्व है, फक्र है। हम सेना पे सवाल नहीं खड़ा करना चाहते, और ना खड़ा कोई कर रहा है, लेकिन हम देश के एक नागरिक हैं। हम जानना चाहते हैं कि आखिर देश में, हमारे इस मुल्क में अगर कोई शख्स आदमी आंखें दिखा रहा है तो क्यों दिखा रहा है? क्या हमारा पूछने का हक नहीं है? हम शासन सत्ता में बैठे जो लोग हैं, अगर हम उनसे सवाल करते हैं तो साहब कहते हैं आप देशद्रोही हैं, आप सेना के खिलाफ वातावरण पैदा कर रहे हैं। हम कह रहे हैं, तमाम मीडिया रिपोर्टों के अनुसार तमाम चीजें आ रही, सब 18 किलोमीटर डेप्सांग और डेप्लांग में। अब चीन हमारे इस पार्लियामेंट में क्यों नहीं, पार्लियामेंट में जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है? आखिर हम लोग जानना चाहते, देश जानना चाहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आज के इस हालात में साहब हम जानना चाहते हैं कि देश की सुरक्षा का सवाल है। हम एक नागरिक हैं। विपक्ष कहता है साहब बंद कमरे में मीटिंग कर लो, विपक्ष को बुला लो। आप बंद कमरे में भी मीटिंग नहीं करना चाहते। आप कह रहे साहब गोपनीयता का सवाल है। कुल मिलाकर के सिर्फ आपके नियत पे सवाल है, आपके रहबरी पे सवाल है। सुशांत सरीन जी, क्या विपक्ष के सवाल गलत है, लहजा गलत है, या फिर ये जो विपक्ष कहता है कि हम खड़े हैं सेना के साथ, और दूसरी तरफ जो भाषा इस्तेमाल होती है कि सेना की पिटाई हो गई, आप हमें कुछ बता नहीं रहे, ये इनकी नियत गलत बताती है? नाविका, मैं कोई कवि तो नहीं हूं, ना मुझे कविता आती है जैसे रिजू दत्ता जी और अजीज खान साहब बोल रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड का एक वो है, कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। और ये निशाना डायरेक्टली तो नहीं साध रहे, बोल तो बहुत कुछ रहे हैं फौज के ऊपर, लेकिन फौज की स्टेटमेंट है ना कि वहां पर अगर लोगों ने घुसपैठ करने की कोशिश की थी और उनको खदेड़ दिया गया, तो उस पर विश्वास अगर नहीं कर रहे, तो क्या ये फौज के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे या सरकार के ऊपर विश्वास नहीं कर?
पहली बात। दूसरी चीज ये नाविका जी, अगली बारी कोई भी विदेशी अगर भारत आए, और बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर हमारी तनाव है हमारे रिश्तों में, तो झूले पे नहीं झुलाना चाहिए, जूते मारने चाहिए सीधा दिल्ली बुलाकर। ये किस तरीके की बहस है कि अगर एक दूसरे देश का राष्ट्रपति आता है, आप एक डिप्लोमेसी करते हैं, आप कूटनीति करते हैं, आप कोशिश करते हैं कि रिश्ते बेहतर हो, नहीं हुए तो उसके बाद आपने फौजें वहां पर तैनात कर दी है ना। और जिस तरीके की डिप्लॉयमेंट है नाविका जी, चाहे वो लद्दाख हो, चाहे वो तवांग हो, चाहे वो जो मिडिल सेक्टर है वहां पर हो, जिस तरीके की डिप्लॉयमेंट है, इट्स अ फियरसम डिप्लॉयमेंट। आपने तमाम अपना सारा साजो सामान और लोगों को वहां पर खड़ा किया हुआ है, और उसके बावजूद अगर इस तरीके की सवाल, अब डिप्लॉयमेंट डिसाइड कौन करेगा? क्या विपक्ष डिसाइड करेगा? क्या राजनेता डिसाइड करेंगे जिनको यही नहीं पता राइफल और गन और पिस्टल के बीच में क्या फर्क है, या 145 मिलीमीटर तोप और जो दूसरी तोप होती है उसके बीच में क्या फर्क है? क्या ये डिसाइड करेंगे? डिप्लॉयमेंट डिसाइड करेगी फौज। उसको सारी की सारी जो उसकी नीति होगी, ब्रॉड नीति, जो माइक्रो लेवल की नीति नहीं, वो सरकार डायरेक्शन देती है। और अगर कोई भी जंग होती है तो नुकसान अर्थव्यवस्था को होता है, लोग मारे जाते हैं, तमाम चीजें होती हैं। तो एक रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड के साथ अगर विपक्ष इस मामले को उठाता है तो मुझे नहीं लगता कि सरकार को उससे रिफ्यूज करना चाहिए। बाकी एक स्टेटमेंट दे दी है रक्षा मंत्री ने, विदेश मंत्री ने भी स्टेटमेंट दी है, आर्मी ने भी दी है, की कोशिश की है। अगर आप उससे सहमत नहीं है तो आप उसको दोबारा रेस कर लीजिए। मैं मानता हूं कि सरकार को जहां तक हो सकता है, जिस लेवल तक हो सकता है, इसमें अगर डिस्कस करती है तो कोई इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को। बहुत सही कहा आपने कि ये मुद्दा है कि हम कितनी रिस्पॉन्सिबली इसको डिस्कस करें। अगर लहजा ये होगा तहसीन पूनावाला कि आप तो झूला झूल रहे थे, अब क्या कर रहे हैं? अरे भाई, पहले कूटनीति ही ट्राई की जाती है ना, नहीं तो जिस तरह से सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा, ये तस्वीरें लोग दुनिया को दिखाएंगे, ये तो पंडित नेहरू की हैं माओ सितुंग के साथ, ये सारी तब की तस्वीरें हैं। तो फिर लोग ये भी कहेंगे भाई आप किस बात पे हंस रहे थे, किस बात पे हाथ मिला रहे थे, और आप जब हिंदी चीनी भाई भाई कर रहे थे तब आपको क्या सिला मिला। तो इस तरह की बातें कोई भी तरफ से हो सकती हैं, लेकिन मुद्दा यह है कि लहजा क्या होना चाहिए। और जब आप आर्मी की स्टेटमेंट को नहीं मानते, आप कहते हैं जवानों की पिटाई हो गई, तो क्या आप हक नहीं खो चुके इस बात पर विस्तार से संसद में चर्चा का? शुक्रिया। मैं दो चीज़ें कहना चाहता हूँ, उम्मीद है आप मुझे, क्योंकि मैंने सबसे कम बोला है, मुझे कुछ चीज़ें क्लैरिफाई करने का मौका देगी। मैं सुशांत जी से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि युद्ध बिल्कुल नहीं होना चाहिए और हमें ये प्रयास करना चाहिए कि युद्ध ना हो। दैट शुड बी आवर फर्स्ट एंडेवर। सवाल ये है कि जब भाजपा के डिफेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट के अंदर स्टेटमेंट देते हैं बट उस पर चर्चा नहीं करना चाहते। इसके पहले चीन ने हमारे पे अटैक किया, साइबर अटैक किया एम्स के हमारी सर्वर्स को लेकर। आप ही के शब्द है, मैंने लिखा है कि ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का जमाना है। उस पर भी आज तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात नहीं की। 9 तारीख को ये घटना हुई तवांग में। अगर आप मीडिया के लोग, और आपको मैं साधुवाद देता हूं, आप लोगों ने एक खबर आगे लाई, अगर आप नहीं लाते तो पार्लियामेंट सेशन में था, पार्लियामेंट को बचाने की इनकी कोई मंशा नहीं थी। जब हमने 1967-68 का युद्ध किया जिसमें हमने चीन को हराया नटोला और चोला के अंदर, माननीय इंदिरा गांधी जी और मैं कुमार मंगलम जी जो उस वक्त के जनरल चीफ है उनकी किताब से कोट कर रहा हूं, उन्होंने विपक्ष के सभी नेताओं को एक सीक्रेट मीटिंग के अंदर, जैसे अजीज खान साहब कह रहे थे, उनको बुलाकर उनको बार बार ब्रीफ कर रहे थे। आज जब हम हाइट्स पे तवांग में ऑपरेशन फैल्कन और ऑपरेशन चेकर्ड बोर्ड के द्वारा, उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी को राजीव जी बुलाकर हमेशा ब्रीफ करते थे। क्या ये राजनाथ जी या माननीय प्रधानमंत्री या एनएसए चीफ विपक्ष के नेताओं को, चाहे ममता जी है, चाहे खड़गे जी है, चाहे केसीआर जी है, इनको ब्रीफ नहीं कर सकते थे? पब्लिकली नहीं, प्राइवेटली। क्या ये देश के खिलाफ है? दूसरी चीज, मैं सुधांशु जी को बड़े विनम्रता से फैक्ट चेक करना चाहता हूं। फिर सुधांशु जी, अब एक आपने कहा कि नेहरू जी ने यूएन में हमारी परमानेंट सीट रिजेक्ट की। आप चाहते हो और हम मानते हैं, हम राजनाथ सिंह जी की बात को मानते हैं कि पार्लियामेंट में राजनाथ सिंह जी ने एक स्टेटमेंट दिया, उसको मानना चाहिए, मैं मानता हूं इस बात को। 28 सितंबर 1955 में नेहरू जी कहते हैं पार्लियामेंट में रिटन और ओरल स्टेटमेंट, मैं कोट करता हूं कि देयर इज नो सच फॉर्मल ऑफर टू इंडिया। आप एक प्रधानमंत्री की बात नहीं मानते। एक सेकेंड, 1971 के बाद चाइना आया परमानेंट फाइव में। 1945 तक जो चाइना था वो ताइवान था, वो था।
तो 1945 भारत आजाद हो उसके पहले हुआ है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भाजपा और माननीय अमित शाह जी ने कह रहे ये चीज। और तीसरी चीज आपने कहा कि कौन सा सेशन हुआ, 8 नवंबर को स्पेशल सेशन बुलाया गया था चीन और भारत के युद्ध को डिस्कस करने के लिए, और सभी सवालों के जवाब दिए नेहरू जी ने। हम आपसे ये नहीं कह रहे, हमें सेना पे पूरा भरोसा है, हम चाहते हैं शांति है, हमें प्रधानमंत्री पे भरोसा है, तो लेकिन आप विपक्ष को साथ में लेकर मानेंगे कि राहुल गांधी की शब्दावली ऑब्जेक्शनेबल है कि सेना की पिटाई हुई? ठीक है, नहीं, ऑब्जेक्शनेबल है कि नहीं है? मैं अपना उत्तर दे दूं। नहीं, आप कांग्रेस के सपोर्टर है तो बताइए ना, इस तरह की भाषा इस्तेमाल होनी चाहिए। जो माननीय डिफेंस मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए, मुझे अपना जवाब देने दीजिए। नहीं, तो मैं चुप बैठता हूं। मैं ये पूछ रही हूं कि जब बात करने की बारी थी तो बात की, जब झूला जलाने की बारी थी तो झूला झुलाया, और जब आंखें दिखाने की बारी थी तो डोकलाम में आंखें भी दिखाई। जब आप खाना पीना कर रहे थे, क्यों सुधांशु जी? मैं प्लीज जवाब दे दूं। आपने मुझसे सवाल पूछा, सुधांशु जी 10 सेकंड लूंगा। डोकलाम की बात आप ना करें, भूटान ने जाकर चाइना के साथ ट्रीटी कर दिया। सुधांशु जी 10 सेकंड लूंगा, सॉरी 10 ही सेकंड लूंगा प्लीज। डोकलाम की बात ना करें, चाइना और भूटान का ट्रीटी हो गया वहां पर। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूं सुधांशु जी, अगर सवाल राहुल गांधी जी ने पूछा और आपको सवाल गलत लगता है, आप ही के एमपी तापकीर गांव ने कहा 20 सैनिक हमारे इंजर्ड हुए, जो राजनाथ सिंह जी के स्टेटमेंट से विपरीत है। आप ही के सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं उन्होंने कब्जा किया जमीन पर। अगर राहुल गांधी गलत है तो आपने तापकीर गांव पे क्या कार्रवाई की, इसका जवाब दीजिए। सुधांशु जी देखिए, पहली बात तो मैं तहसीन जी को चलिए इस बात के लिए बधाई दूंगा कि उन्होंने यह स्वीकार किया कि सेशन 8 नवंबर के बाद हुआ था, यानी युद्ध समाप्त होने के बाद हुआ था। ठीक, यानी वो बात गलत थी कि युद्ध के दौरान हुआ। दूसरा, सोच समझ के कोट करिए सर। अगर आप सुब्रमण्यम स्वामी को कोट करने लगेंगे तो क्या क्या लिखा है उन्होंने सोनिया गांधी जी के बारे में, कौन कौन सा एजेंट लिखा है, क्या क्या किया। इसलिए बहुत सेलेक्टिव मत होइए, थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव होकर चलिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब मैं एक भी बात बता देना चाहता हूं कि जो आपने बात कही चाइना के युद्ध के समय, जो भारत में अमेरिका का राजदूत था जॉन केनेथ गैल्ब्रिथ, उसने अपनी किताब एम्बेसडर जनरल या एम्बेसडर स्क्रैप बुक, मुझे एग्जैक्ट नहीं ध्यान है, उसमें जो जो लिखा है कम्युनिकेशन जो नेहरू जी ने किया है ना, बहुत ही मतलब फिर हमारी सारी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पे आंच आ जाएगी। वो छोड़ दीजिए जो अमेरिका को लिखा था, और उसने यह भी लिखा है कि वो हर बात का रिकॉर्ड भी रखते थे। तो ऐसा नहीं है, अगर है तो आप उस पर आपत्ति कर दीजिएगा जाके कि उन्होंने गलत किया था। अब हम आज की बात करते हैं, तब तो अलग था। आज ये बताइएगा, मैं आपसे विनम्रता से पूछूं, 8 नवंबर को सेशन हुआ था, चीन और भारत का युद्ध 21 नवंबर तक चला था। पीछे मत जाइए, आप कह रहे हो मेरा ज्ञान गलत है। डोकलाम के दौरान खाना पीना एम्बेसडर, चाइनीज एम्बेसडर के साथ क्यों चल रहा था, इस बात का कभी जवाब दिया आपने देश को? आप कह रहे हैं आप देश के नागरिक हैं और आपको जानने का हक है, तो देश के नागरिकों को यह भी जानने का हक है कि राहुल गांधी उस दौरान में क्या बातचीत कर रहे थे चाइनीज एम्बेसडर के साथ, और एमओयू पे क्या साइन किया था कांग्रेस पार्टी ने चाइना के साथ। इस बात का जवाब क्यों नहीं दिया गया? और पब्लिक के सवाल है, पब्लिक सवाल पूछ रही है और पूछ रहे हैं आपसे। मेरा सवाल राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से है कि एक तरफ आपकी पार्टी भारत जोड़ो यात्रा निकालकर देश को जोड़ने की दुहाई दे रही है, दूसरी तरफ आप राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर राजनीति क्यों कर रहे हैं? संसद में इस मुद्दे पर आपका ऐसा बर्ताव क्यों है? और एक और सवाल आपके लिए, मेरा सवाल ये दिल्ली से कुणाल झा का सवाल है, मेरा सवाल तहसीन पूनावाला से है कि जो कांग्रेस पार्टी आज चीन के युद्ध में तैयारी की बात कर रही है, वो ये क्यों नहीं बताती कि जिस एमओयू पर उन्होंने साइन किया था उसमें आखिर था क्या? अब पब्लिक पूछ रही। दोनों सवाल का मैं संक्षेप में जवाब दे देता हूं। अगर कांग्रेस का डिमांड कर रही है चर्चा हो तो वाजपेयी जी गलत थे जब युद्ध के दौरान 8 नवंबर को स्पेशल सेशन बुलाया गया, युद्ध 21 नवंबर तक चला। पहली बात तो क्या वाजपेयी जी गलत थे? दूसरी बात, कांग्रेस ने एमओयू किया, कांग्रेस गलत थे, राहुल गांधी देशद्रोही, आपको जो कहना है कहिए। अगर ये सारी बातें हैं तो आज 73.71 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, तो मोदी जी राहुल गांधी के लिए काम कर रहे हैं कि ट्रेड डेफिसिट इतना बड़ा है। $51.2 बिलियन आज तक अप्रैल से अक्टूबर इस साल में हुआ, $85 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट होगा। तो राहुल गांधी अगर उनके साथ चाइनीज खा रहे तो मोदी जी इसको बेच रहे हैं। ये सवाल जायज है, इसका जवाब लेंगे सुधांशु जी से। रिजू दत्ता जी भी सवाल उठा रहे थे। रिजू दत्ता जी। नाविका जी, अगर इस पूरे वितर्क में राहुल गांधी की पिटाई हो गई तो मैं सुधांशु जी को सिर्फ इतना ही कहूंगा
कि सुधांशु जी मेरे 2 छोटे सवाल थे, आपने जवाब नहीं दिए। आपने नेहरू जी से लेके एकदम बाबर तक गिनवा दी। मेरा सवाल यह था, कांड हुआ 9 दिसंबर को, मीडिया ने 12 दिसंबर को सामने लाया, 13 दिसंबर को संसद में रक्षा मंत्री ने स्टेटमेंट दिया। 4 दिन का चुप्पी क्यों था, नंबर 1। और नंबर 2, सिंपल सवाल, अगर चीन हमारी मातृभूमि छीनना चाहता है तो उनके साथ व्यापार में 110% की बढ़ोतरी क्यों? ये मत बोलिएगा एक दिन में बंद नहीं कर सकते, सब खत्म हो जाएगा। हमको बंद नहीं करना है, पर आप सिर्फ इतना बड़े बढ़ोतरी क्यों हो रहा है? आप व्यापार कीजिए ना, धीरे धीरे घटाइए। तो आपका ये जो आत्मनिर्भर वाला कहानी है, जो आत्मनिर्भर वाला जुमला है, तो वो भी तो विफल हो गया। फिर उस पर जवाब दीजिए सुधांशु जी। हाँ, दोनों बातों का जवाब दे दूं। अभी वर्तमान का एक लाइन और जवाब दे देता हूं। 62 के युद्ध के समय हम जनसंघ थे, जनसंघ नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस कदर साथ दिया था कि 26 जनवरी 1963 को नेहरू जी ने उनको बुलाया था। कहा नहीं, कहां क्यों चले गए भाई, क्या बात कर रहे हैं? और नेहरू जी ने भूरी भूरी प्रशंसा की थी जनसंघ और आरएसएस की भूमिका की, जिस आरएसएस पे प्रतिबंध लगाया था। अब आता हूं वर्तमान पे। अब सुनिए, अब एक भाई आपने अपने टर्म पे बोलिए भाई, मैंने सिर्फ फैक्ट रखा। कट टू 2022 सुधांशु जी, आज का ट्रेड डेफिसिट क्यों बढ़ता चला जा रहा है? ये पॉइंटेड सवाल है जो सब उठा रहे हैं, इसका जवाब उस पे आ रहे हैं। पॉइंटेड सवाल का पॉइंटेड जवाब दे रहा हूं। समस्या जानते क्या? इन्होंने कहा कि हमारे जमाने में चीन के साथ ट्रेड 2 गुना बढ़ा। जब आपकी सरकार थी 4 से $54 बिलियन हुआ, 12.5 गुना बढ़ा। अब हमने आके उसको कैसे कैसे कम करना शुरू किया, एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारी सरकार आने से पहले मोबाइल के सेकंड बिगेस्ट कंज्यूमर हम थे, मगर प्रोड्यूसर सिर्फ चाइना था। आज हम सेकंड बिगेस्ट कंज्यूमर भी हैं, सेकंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर भी हैं। दुनिया में मोबाइल बनाने हमारे 92% मोबाइल अब भारत में बनते हैं। ये चीन पे चोट पड़ी कि नहीं? अब एप्पल की जो फैक्ट्री यहां पर बनी, बेंगलोर में बनी, 20,000 करोड़ के हमने मोबाइल के। अभी तक सिर्फ आप एप्पल देखते थे असेंबल्ड इन चाइना, अभी इंडिया का आने लगा। और मैं दूसरी बात याद दिलाना चाहता हूं, ये सही, आज वॉर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। चाइनीज जनरल की एक किताब है द वॉर अनरिस्ट्रिक्टेड, उसको पढ़िए। ये बताइए, एप्पल की फैक्ट्री में ही बवाल हुआ, यूनियन के द्वारा तोड़फोड़ की गई 2020-21 में। मतलब जैसे ही एप्पल की फैक्ट्री चाइना से यहां आई, तो ये लड़ाई कहां पे, कौन किसके लिए यूज हो रहा है, यह आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। किताब में पढ़िएगा, सिर्फ साइबर अटैक ही नहीं, उसमें यह भी है कि किस ढंग से किसी देश के अंदर के सिस्टम्स को यूज करना है। इवन ये भी है कि ऑर्गेनाइजेशंस को कैसे यूज करना है। और इवन पाकिस्तान की भी कमेटी ऑफ होल की रिपोर्ट में है कि पॉलिटिकल पार्टीज को कैसे यूज करना है। ये सब उस किताब में लिखा है। और इसीलिए मैं इस बात की गवाह मैं हूं, क्योंकि 2004 से लेकर मैंने इस मामले पे बहुत रिसर्च भी किया है और बहुत स्टोरीज भी की हैं कि तब इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कहा था कि चाइनीज कंपनी से पावर इक्विपमेंट, टेलीकॉम इक्विपमेंट मत खरीदिए, क्योंकि ये चाइना बड़ा दुश्मन है हमारा और हमारे सिक्योरिटी सिस्टम्स कॉम्प्रोमाइज होंगे। लेकिन उठाकर पढ़ लीजिए टाइम्स ऑफ इंडिया 2005 अगस्त का, ये पूरी मैंने रिपोर्ट इंटेलिजेंस ब्यूरो की छापी थी। और अजीज खान साहब, तब आप सपोर्ट कर रहे थे, आ गए थे आप बचाने इन्हीं लोगों को जिन्होंने चाइना के साथ बिजनेस बढ़ाया, और आज दुहाई दे रहे हैं कि ये बिजनेस बढ़ा तो बढ़ा क्यों। और मुजफ्फरनगर यूपी से मोहम्मद शाहिद का सवाल था, जिसका सुधांशु त्रिवेदी ने जवाब दिया। लेकिन सुशांत सरीन जी, अंत में मैं ये पूछना चाहती हूं, टेलीफोन के एक्सचेंज, रैक्स टेलीफोन के एक्सचेंज तक चाइना बनाना चाहता था, जिस पर प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों से, एनएसए से बात करते थे, और यह पूरा एक प्रपोजल था यूपीए के सरकार के दौरान। और तब के वित्त मंत्री, तब के फॉरेन मिनिस्टर चाहते थे कि बढ़ाया जाए ये ट्रेड। तब क्या ये इल्म नहीं था कि चाइना दगा दे सकता है? आज ये इल्म हुआ। नाविका, इल्म तो था और खदशा भी था कि चाइना क्या क्या कर सकता है और कैसे वो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में, ना सिर्फ टेलीकॉम और कम्युनिकेशन वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे और जो क्रिटिकल हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था उसमें उन्होंने कितना एंट्री कर ली थी, चाहे वो रेलवेज हो, चाहे वो आपके इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स हो, तमाम चीजों में उनकी एक पकड़ थी, उन्होंने मार्केट कैप्चर किया हुआ था। अभी जब ट्रेड डेफिसिट की बात हो रही है
तो मेरे ख्याल कुछ हद तक तो ये एक बेमानी सी बात हो जाती है, क्योंकि सरकार ने एटलीस्ट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में तो चीनियों को निकालना शुरू कर दिया है, चाहे वो 5G का मामला हो, चाहे वो बाकी आपके कम्युनिकेशन इक्विपमेंट हो, इलेक्ट्रिसिटी वाले ग्रिड्स हो, उसमें उनको निकाल दिया है। दूसरी चीज ये है कि हमारे को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ताकि मैन्युफैक्चरिंग हम वापस यहां पर शिफ्ट करें। उसमें कुछ छोटी मोटी पेशरफ्त की है सरकार ने, लेकिन जिस रफ्तार से करनी चाहिए थी शायद नहीं की, और उसको बहुत जरूरत है कि वो पॉलिसी फ्रेमवर्क को और बेहतर करें। कुछ चीजें बहुत अच्छी की हैं, PLI वाली स्कीम वगैरह जो है, लेकिन PLI स्कीम भी कहां तक सस्टेनेबल होगी, लेकिन आई डोंट वांट टू गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय इट। फाइनली नाविका, एक और जो इशू है ना ये टाइमिंग का, कि जी 9 तारीख को हादसा हुआ, 12 को न्यूज लीक हुई, 13 को आपने बोला। मुझे कोई ये बता दे कि वहां पर कोई कैमरा क्रू बैठा हुआ है कि आंखों देखा हाल सुनाता है कि वहां पर क्या हो रहा है। जब भी पहले भी जब भी कोई इंसिडेंट हुआ है, क्योंकि ये लोग तो सांसद हैं, राजनेता हैं, इनको तो बेहतर पता होना चाहिए। ये जो एरियाज हैं ये इतने रिमोट है कि यहां पर सड़कें भी नहीं है, अब वो अब बननी शुरू हुई है, जैसे सुधांशु जी कह रहे थे। बहुत सारी जो रिपोर्ट्स आती है वो बहुत दुश्वारी से आती हैं, पहले ही फौज के पास आती है, फौज उसका आंकलन करती है, फिर ये बात आगे बढ़ती है। ये वाली जो रिपोर्ट आई, ये भी जो मेरी इंफॉर्मेशन है कि किसी पुलिस अफसर ने ये रिलीज की, क्योंकि जब हॉस्पिटल में लोग गए वहां पर जो इंजर्ड सोल्जर्स थे, वहां से उसको कुछ खबर मिली, उसने आगे रिलीज की। तो पहले भी ये होता था कि 3, 4, 5 दिन, कई बार 2 हफ्ते के बाद खबरें निकलती थी कि इस तरीके की झड़प हुई है, और उसके बाद मीडिया में उस पर विवाद चलता था। बिल्कुल, और उसके बाद जब तक कमांडर लेवल टॉक्स ना हो जाए, जब तक डी एस्केलेशन ना हो जाए, बॉल बाय बॉल कमेंट्री, अजीज खान साहब, ये मांगना क्या लाजमी है? नहीं। देखिए, पहली बात तो इस पर सवाल नहीं है। वो क्या है, वो अंदरूनी मामला है सेना का कि कैसे वो बाहर आया, कैसे नहीं आया, मैं उस पर सवाल नहीं खड़ा करना। रही बात राहुल गांधी के बारे में, कई सारे सवालात किए गए कि साहब उस वक्त वो चाइना में वो चाय कॉफी पीने गए थे, तमाम बातें। देखिए, राहुल गांधी ने जो किया, उनको आप सवाल कीजिए, उनसे जवाब लीजिए, उनको कटघरे में खड़ा करिए, लेकिन जो देश सवाल पूछता है, जो पूछ रहा है सवाल, उसका जवाब दीजिए। आप उनको उनकी आड़ में देश को गुमराह मत करिए। पर आप ही तो कह रहे हैं कि सारा विपक्ष एक साथ है, इसीलिए राहुल गांधी के सवालों में आप भी उलझ जाते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, 30 सेकंड में अजीज खान साहब का जवाब दे दीजिए, समय कम है, समय कम है। इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए ना नाविका जी। दूसरी बात, देखिए, बिल्कुल टेक्निकल जवाब देता हूं। जो सुशांत सरीन जी ने कहा कि 9 और 10 अगस्त की रात को यदि कोई कार्रवाई होगी तो सबसे पहला सेना का लक्ष्य होता है कि उस चीज को काउंटर करना, इफेक्टिवली काउंटर करके उनको पुश करना। सेकेंड स्टेज ये आती है कि जब हम पूरी तरीके से उनको धकेलने में सफल हो गए, उसके बाद नेक्स्ट में 11 तारीख को कमांडर लेवल की बात हुई, उसके बाद वो जाती है कमांड हेडक्वार्टर पे, फिर सरकार को बताया जाता है। यानी पहला लक्ष्य है कंट्रोल करना, ये नहीं कि गोलियां चलने लगी तो पहले इन्फॉर्म करना। मतलब क्या बात करते हैं कि पहले अगर कुछ घटना शुरू हो जाए तो पहले फोन करना शुरू करो, पहले कार्रवाई की जाती है। इसलिए सेना ने मुस्तैदी से कार्रवाई की और सरकार ने ईमानदारी से उसका जवाब दिया। बिल्कुल। और चीन पे चर्चा जो चाहते हैं, क्या उन्हें कभी सेना के वक्तव्य पे विश्वास हुआ? क्योंकि पहले दिन सबसे पहले सेना का वक्तव्य आया था। जो उस पर विश्वास नहीं कर रहे, जो रक्षा मंत्री के स्टेटमेंट पर विश्वास नहीं कर रहे, वो क्या चाहते हैं, वो किस बात की चर्चा चाहते हैं, और ये कहां लिखा है कि उस चर्चा से वो कन्विंस हो ही जाएंगे, वो बात मान ही जाएंगे और हर सच को समझ ही जाएंगे। इस पूरे मामले में मेरा नजरिया सिर्फ ये है कि कूटनीति कभी कुश्ती का अखाड़ा नहीं होता। कई बार उसमें नहीं चाहते हुए भी हाथ मिलाना होता है, लेकिन एक स्वतंत्र विदेश नीति वो होती है जो अपने देश, अपने समाज के हित को सबसे आगे रखे। आज चीन हो या कोई और देश, हमारी विदेश नीति ऐसी दिखती है। एक तरफ हम बिजनेस के मोर्चे पर खुद को आत्मनिर्भर करने की भरसक कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ बॉर्डर पर जो होना चाहिए वो भी हो रहा है। बॉर्डर पर दबाव के लिए अगर आर्थिक मोर्चे पर कुछ होना है तो वो भी हो रहा है, लेकिन सब कुछ संयम के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ।
क्योंकि अगर लड़ाई में आप हड़बड़ी में कोई फैसला लेते हैं तो उसका फायदा कम, नुकसान ज्यादा हो जाता है। और ये नुकसान सरकारें सिर्फ नहीं उठाया करती, ये नुकसान उठाते हैं उस देश के नागरिक। और इस वक्त जो सेना का काम है सेना को करना चाहिए और जो सरकार का काम है वो सरकार को करना चाहिए। हाँ, विपक्ष जरूर हक रखता है सवाल पूछने का, पर कुछ भरोसा तो दे कि सवालों के जवाब आएंगे तो उसे मानेगा कौन और शांत होगा कौन, क्योंकि यही है आज सवाल पब्लिक का।